नमस्कार। पब्लिक इंडिया 9 AM संस्करण में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग 3 मुद्दों पर बात करेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। एक तो चाइना का प्रक्रिया प्रतिक्रिया क्या है टैरिफ वॉर को लेके यूएस के खिलाफ, इस पे चर्चा करेंगे। उधर क्रेमलिन ने भी कह दिया है, रशिया ने भी कह दिया है कि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध की जो मर्यादाएं थीं, जो अभी तक हमने उसको इंटेंसिफाई नहीं किया था, रोक के रखा था, उस पर अब फुल थ्रॉटल बढ़ने की कवायद है। ये क्यों कर रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप से क्यों नहीं डर रहे हैं? या क्यों रशिया को ऐसा लग रहा है कि अमेरिका उनके साथ खड़ा है? इस पर भी हम बात करेंगे। और तीसरा, गोल्ड लोन्स को लेकर और भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर रुपया कहां तक गिर चुका है और पर्सनल लोन और गोल्ड लोन्स के जरिए कैसे लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। और भ्रष्टाचार को लेकर, भ्रष्टाचार में लिप्त मंत्रियों को कोर्ट से क्यों रिलीफ मिल रहा है, इस पर भी बात करेंगे। ये 4 अहम मुद्दे हैं। पहले हम चाइना के विषय में बात कर लेते हैं। चाइना ने सीधे सीधे यूएस को धमकी दे दी है और ये कह दिया है कि अगर चाइना कह रहा है कि अगर अमेरिका लड़ाई चाहता है तो हम टैरिफ वॉर हो, ट्रेड वॉर हो या किसी भी तरह की लड़ाई हो, उसके लिए हम तैयार हैं, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। चाइनीज एम्बेसी ने यूएस में हिंदी में अनुवादन करके बताऊंगा, ये कहा है कि ट्रंप को चीन ने चेतावनी दी है कि कोई भी जंग लड़नी हो, टैरिफ वॉर हो या ओपन वॉर हो, चीन तैयार है। और उधर भारत चुप्पी साधे बैठा है। इस बीच ट्रंप ने भारत में 100% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। मोदी जी, बहुत हुई इस आदमी से दोस्ती, अब उनको अपने असली लाल आंख दिखानी पड़ेगी, क्योंकि अमेरिका ने साफ साफ कह दिया है कि 2 अप्रैल से 2025 2 अप्रैल से हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। अगर हमारी गाड़ियों पे 100% ड्यूटी है तो आपके सामान पर भी 100% ड्यूटी लगेगी। इससे स्टील, अल्युमिनियम, ऑटो और फार्मा सेक्टर्स को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। दूसरी तरफ जो चाइनीज की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उन्होंने कहा है जो फेंटेनाइल इशू है, जो ड्रग्स इशू है, वो एक फ्लिमजी एक्सक्यूज है यूएस टैरिफ्स को चाइनीज इंपोर्ट्स पे बढ़ाने का। अगर अमेरिका वाकई ही फेंटेनाइल मुद्दे को सुलझाना चाहता है तो सच बात यह है कि वे चीन के साथ परामर्श करे और एक दूसरे के साथ बराबरी का व्यवहार करे। यूएस या कोई भी हो, वो फेंटेनाइल क्राइसिस के लिए खाली चाइना को दोषी नहीं ठहरा सकता। ह्यूमैनिटी और गुडविल से हमें मिलकर काम करना है। चीनी विदेश मंत्रालय ने ट्वीट में यह भी कहा कि फेंटेनाइल मुद्दा चीनी आयात पर अमेरिकी टैरिफ बढ़ाने का एक तुच्छ बहाना है। हमारे अधिकारियों और हितों की रक्षा के लिए हमारे जवाबी उपाय पूरी तरीके से वैध और आवश्यक हैं। अमेरिका के अंदर फेंटेनाइल संकट के लिए कुछ और नहीं बल्कि अमेरिका ही जिम्मेदार है। अमेरिकी लोगों के प्रति मानवता और सद्भावना के भावना से हमने इस मुद्दे से निपटने के लिए अमेरिका की सहायता करने के लिए मजबूत कदम उठाए हैं। हमारे प्रयासों को मान्यता देने की बजाय अमेरिका ने चीन को दोष मढ़ने और उसे बदनाम करने की कोशिश की है और टैरिफ बढ़ोतरी के साथ चीन पर दबाव बनाने और उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। वे इनकी मदद करने के लिए हमें दंडित कर रहे हैं। इससे अमेरिका की समस्या का समाधान नहीं होगा और हंसे हमारी मादक पदार्थ विरोधी वार्ता और सहायक कमजोर होगा, ऐसा चीन का कहना है। तो एक तरफ तो ये बातें क्लियर हो गई हैं कि भारत अब किस दृष्टि से अमेरिका से बात करेगा, क्योंकि एक बिजनेस मीटिंग के लिए हमारे प्रधान सेवक या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां गए और उनका स्वागत हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे बात की, उनको बड़ा अच्छा नेगोशिएटर बताया, पर उसके बाद की जो दशा और दिशा है वो ये कहती है कि वो सिर्फ इंडिया के लिए ये टैरिफ्स नहीं लगा रहे हैं। उन्होंने चाइना को भी कह दिया है, उन्होंने कनाडा और मेक्सिको भी कह दिया है और कनाडा और मेक्सिको ने अपनी तैयारी कर ली है। कनाडा के प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि हम आपके टैरिफ से डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारे यहां से जो क्रूड ऑयल जाता है उसकी सप्लाई हम चाइना की तरफ डाल देंगे। और वहां के जो ओंटारियो के जो प्रीमियर हैं डग फोर्ड, उन्होंने भी कह दिया है कि हमारे यहां से बिजली जाती है आपके प्रदेशों में, आपकी जो 51 स्टेट, जिसका आप 51st स्टेट कनाडा की बताते हैं, हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री हैं और आपकी स्टेट्स में बिजली देने का काम करते हैं। अगर संकट गहराया तो फिर आपकी बिजली भी काट दी जाएगी, ऐसा उनके ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने भी कह दिया है। तो ना कनाडा डर रहा है ना चाइना डर रहा है। उधर मेक्सिको ने कह दिया है कि मेक्सिको की राष्ट्रपति ने कहा है कि हम डोनाल्ड ट्रंप को फोन करेंगे, उनसे फोन पे वार्ता करेंगे। फोन की वार्ता करने के बाद अगर हमें कोई रेसिप्रोकेटरी बातचीत में कोई हल नहीं निकलता है तो हम भी टैरिफ लगाएंगे, और 10%, 15% नहीं, 25% टैरिफ लगाएंगे। कोलंबिया कहता है कि हमारी कॉफी और एग्रीकल्चरल गुड्स
और सिगार जो जाते हैं अमेरिका में, हम उस पर भी 25% टैरिफ लगाएंगे। आपने जो करना है कर लीजिए, हम एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा देंगे, आप इंपोर्ट ड्यूटी लगाइए ना लगाइए। और इंपोर्ट ड्यूटी लगाने से नुकसान किसका होगा? अमेरिकी नागरिकों का होगा। इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। इन्फ्लेशन को लेकर कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने भी इस बात का संकेत दिया है। और इसी बात का संकेत जो है वो चाइना के प्रीमियर शी जिनपिंग ने भी दिया है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से द्विपक्षीय वार्ता की मांग को ठुकरा दिया है, जिससे डोनाल्ड ट्रंप अब तिलमिलाए हुए नजर आते हैं। और दूसरी तरफ एफआईआईज इन्वेस्टमेंट्स पुल आउट कर रहे हैं, जिसकी वजह से रुपया लगातार गिर रहा है। अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो आप देखिए कि रुपए का गिरता स्तर 2014 में 58 रुपए 47 पैसे से 2025 आते आते रुपए की कीमत 88 रुपए, और हो सकता है अगर 12 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आरबीआई ने डॉलर को मार्केट में बेचने की ना की होती तो शायद हम 107 के पार होते, ऐसा कुछ विशेषज्ञों का भी कहना है। तो क्या गिरते रुपए से हमारे एक्सपोर्ट्स को इतना फायदा हो जाएगा कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बरकरार रहेंगे, या उसमें भी हमारा नुकसान होने वाला है? और एक हमारी चरमराती अर्थव्यवस्था के बारे में मैं आपको और बता दूं कि हमारे आउटस्टैंडिंग गोल्ड लोन्स इंडिया में, जो हमारा स्त्री धन होता है, जो औरतों का गहना होता है, उसको गिरवी रख के 1,72,000 करोड़ रुपए आउटस्टैंडिंग गोल्ड लोन्स की है। पर्सनल लोन और गोल्ड लोन्स के जरिए लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये एक फाइनेंशियल क्राइसिस है जिसके बारे में मोदी सरकार कोई बात नहीं कर रही है और कहीं पे भी इसका जिक्र नहीं है। उल्टा मैं आपको एक गुजरात का केस बताता हूं। गुजरात हाई कोर्ट ने एक ट्रायल स्टेट बीजेपी मिनिस्टर परसोत्तम भाई सोलंकी का जो है उसको स्टे कर दिया है। फिशरी स्कैम था 400 करोड़ का। लिकर स्कैम 100 करोड़ का था। उसमें 3 लोग जेल जाते हैं। सत्येंद्र जैन हवाला केस में जेल जाते हैं। मनीष सिसोदिया जो हैं वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर होकर जेल में जाते हैं, और तीसरे मिनिस्टर जो जेल में जाते हैं वो है सीएम खुद अरविंद केजरीवाल। उधर हेमंत सोरेन को भी एक लैंड डील के केस में जेल भेज दिया जाता है। और यहां गुजरात के खुद के मिनिस्टर 400 करोड़ के फिशरी स्कैम में हैं। और फिशरीज मोदी जी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो है जिसको वो प्रमोट करते रहते हैं कि फिशरीज और मत्स्य विभाग में हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में और भी अच्छा काम करेंगे। इस तरीके की वो बातें करते हैं। तो उनके मिनिस्टर खुद ही अगर करप्शन में लिप्त होंगे तो आगे देश कैसे चलेगा, इस पर भी बात हो जानी चाहिए। आउटस्टैंडिंग गोल्ड लोन्स की मैंने आपको बताया 1,74,000 करोड़ रुपए का गोल्ड लोन आउटस्टैंडिंग है उपभोक्ताओं का। ये पैसा कैसे रिकवर होगा, ये गोल्ड कैसे रिकवर होगा, इसको लेकर भी सरकार के मन में कोई चिंता, कोई व्यथा नजर नहीं आ रही है। ऐसा लगता है कि सरकार जो है आंखें मूंद के बैठी है। और उधर जिस तरीके से रशिया में एक इंटरनल मीटिंग होती है, उसका मैं आपको एक हवाला देके बताऊंगा कि करमलिन में रिस्ट्रिक्शंस रिमूव करने का क्लियर संकेत दे दिया है। और इंफॉर्मेशन जो रशियन सिक्योरिटी और मिलिट्री सर्कल से लीक हुई है वो ये कहती है कि व्हाइट हाउस में फेल्ड मीटिंग होने के बाद एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई हाईएस्ट लेवल की मॉस्को में। उसमें की जो सब्जेक्ट था वो डिस्कस हो रहा था कि फर्दर कोर्स स्पेशली जो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशंस हैं उसके बारे में क्या होना चाहिए। और उस फर्दर कोर्स में यह डिसाइड हुआ है, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने यह कह दिया है अपने डिफेंस मिनिस्टर एंड्रयू बेलोसोव को कि आप ऑपरेशनल रिस्ट्रिक्शंस को खत्म कर दीजिए और मिलिट्री एक्शन की नई तैयारी कीजिए। उन्होंने यह कह दिया कि हमारा जो क्लियर गोल है वो यूक्रेन को युद्ध में हराकर यूक्रेन पर कब्जा पाना है। ये ब्रेकिंग स्टोरी मैं आपको बता रहा हूं। इसमें डिस्ट्रक्शन ऑफ यूक्रेन मिलिट्री एंड ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है। रशियन फोर्सेस क्लेम कर रही हैं कि वो प्रिसिशन मास स्ट्राइक्स के जरिए रेल हब्स, ब्रिजेस, एम्यूनिशन डिपोज और एनर्जी ग्रिड्स को कंप्लीटली डिसेबल कर देंगी। यूक्रेन मिलिट्री वहां से अपने ट्रूप्स और सप्लाई वेपन्स जो है वो हटा ले, नहीं तो हम वो वेपन्स जो हैं लूट लेंगे। दूसरा, पावर सिस्टम शटडाउन की बात की है कि यूक्रेन बगैर बिजली के इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम नहीं रह सकता, और अमेरिका ने उनको कोई भी बिजली ग्रिड रेस्टोरेशन का काम देने से मना कर दिया है। ये उनके टोटल नेटवर्क को डिसेबल करता है और इससे हीटिंग, टेलीकम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट पे असर पड़ेगा। और ये आइडल है पुतिन के लिए यूक्रेन पर कब्जा करना। उन्होंने ये भी कहा है कि यूक्रेनियन लीडर्स को लिक्विडेशन में
मतलब कि उनको एलिमिनेट करने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हाई ऑफिशियल जो कीव रिजीम के हैं, जिसमें मिलिट्री कमांडर्स, मिनिस्टर्स, एडवाइजर्स जो ज़ेलेंस्की के बहुत नजदीकी लोग माने जाते हैं, उन पर भी अटैक करने का प्लान डिफेंस मिनिस्टर को बनाने के लिए व्लादिमीर पुतिन ने कह दिया है। उन्होंने कहा है कि साइकोलॉजिकली हमने उनको हरा दिया है, अमेरिका ने अपना सपोर्ट वापस ले लिया है, नाटो के पास हिम्मत नहीं है क्योंकि उनके पास वेपन्स नहीं है, तो अब यूक्रेन के पास कोई हेल्प मौजूद नहीं है। वो एक समझिए कि एक लेइंग डक है, या जिसको कहा जाता है कि एक सस्ता हथियार है जिसको हम कब्जा कर सकते हैं, क्योंकि अब उनकी मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये मिलिट्री कैंपेन्स और इंफॉर्मेशन वॉर स्ट्रैटेजी की इंप्लीमेंट करेंगे और कीव को हम डिस्टेबलाइज करेंगे, और सारे डायरेक्शंस में, चाहे वो खार्किव हो, चाहे निकोलेव हो, चाहे ओडिशा हो, ऑफेंसिव सारे डायरेक्शन से यूक्रेन में हम डालेंगे और यूक्रेन को हम मुक्त कराएंगे नाटो से और अमेरिकी प्रभाव से, ऐसा उनका कहना है। खार्किव की बात करें तो खार्किव में एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है क्योंकि की टारगेट है वो रशियन, खार्किव में रशियन अटैक्स होते रहते हैं। कंट्रोल ऑफ खार्किव का मतलब है कि स्टेबलाइजेशन ऑफ नॉर्दर्न फ्रंट और एडिशनल प्रेशर ऑन यूक्रेनियन फोर्सेस, जिससे उनको काफी सारा जान माल का नुकसान हो सकता है। निकोलेव और ओडिशा जो रशिया की पॉसिबिलिटी सदर्न पार्ट की है, वो कहते हैं कि वो कीव को डिनाई करता है सी का एक्सेस, क्योंकि सी का एक्सेस ओडेसा और निकोलेव से होके ही जाता है। ओडिशा एक स्ट्रेटेजिक पोर्ट है और निकोलेव एक सेंटर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, एक इंडस्ट्रियल टाउन है या काउंटी है। उसका की ऑब्जेक्टिव है मॉस्को को गेन कंप्लीट कंट्रोल ब्लैक सी के ऊपर देने का। अगर निकोलेव पे और ओडिशा पे कब्जा हो जाता है तो ब्लैक सी तक की पहुंच रशिया की हो जाएगी और रशिया का पूरा कंट्रोल कीव पर हो जाएगा, ऐसा उनका मानना है। मिलिट्री एनालिस्ट का यह भी कहना है कि यह ऑपरेशन मैसिव क्रूज मिसाइल्स के जरिए, प्रिसिशन बॉम्बिंग के जरिए, मिलिट्री फैसिलिटीज और स्पेशल फोर्सेस के जरिए की पॉइंट्स पर हत्या हथियार लगाकर अटैक कर कर ये किया जा सकता है। ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स यूक्रेन में भी ट्रिगर कर सकता है। जो ज़ेलेंस्की के साथ नहीं है, वो रशिया के आगे हथियार डाल सकते हैं। इसमें मॉस्को खाली मिलिट्री फोर्स यूज करने की बात नहीं कर रहा है, वो ये भी कह रहा है कि हम पॉलिटिकल सबवर्सिव मेथड्स भी यूज करेंगे। और एक सिनेरियो वो ये भी कह रहा है, इंटरनल केओस यूक्रेन में कॉज करने के लिए हम की फैक्शंस को यूक्रेनियन गवर्नमेंट के खिलाफ करेंगे और मिलिट्री को आपस में बांट देंगे। तो ये चीजें जो हैं बड़ी तेजी से बदल रही हैं और रशिया को अब रोकना मुश्किल है, क्योंकि एक साक्षात्कार में एक न्यूज में यह भी पता लगा है कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के, वो एक समय में जब दिवालिया हो गए थे, उन्होंने केजीबी और रशिया की मदद से अपनी कंपनी को बचाया था और उन्हीं के वो एजेंट भी थे कुछ सालों तक। हालांकि इस बात में कितना सच है कितना नहीं है मैं नहीं बता सकता, पर क्या इस पुरानी हिस्ट्री को लेकर, क्योंकि गड़े मुर्दे जब उखाड़े जाते हैं तो फिर लीडर्स को कॉम्प्रोमाइज किया जाता है, क्या इसी वजह से पुतिन के पास उनकी फाइल है डोनाल्ड ट्रंप की, और डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने मदद किया इलेक्शन में। हालांकि एलन मस्क ने $270 मिलियन खर्च किए, तो क्या यह भी माना जा सकता है कि इस पैसे का अनुदान या कुछ माली हालत या माली जरूरत जो है वो रशिया ने पूरी की डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन जिताने के, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप पुतिन के साथ खड़े हैं। उधर पुतिन ने नॉर्थ कोरिया के साथ मिलकर भी अपनी एक संधि की है, सारी न्यूक्लियर स्टेट्स के साथ, चाहे वो नॉर्थ कोरिया हो, चाहे वो चाइना को हो, चाहे वो फ्रांस हो। फ्रांस के साथ उसके रिलेशंस अच्छे नहीं हैं क्योंकि वो नाटो में आता है, पर बाकी कंट्रीज के साथ, कोरिया के साथ, चाहे नॉर्थ हो चाहे साउथ हो, और चाइना के साथ उसके अच्छे रिलेशंस हैं। तो और यूक्रेन को न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट करके नाटो ने जिस तरीके से यूएस से मदद दिलाई, अब यूएस ही पीछे हट गया है और सिक्योरिटी गारंटी नहीं दे रहा है, तो यूक्रेन के पास तो अब न्यूक्लियर वेपन्स भी नहीं है, तो रशिया डरेगा क्यों उनसे, बात यह भी आ जाती है। तो यूक्रेन कहीं ना कहीं इसमें फंसता नजर आ रहा है और मॉस्को इन वीकनेसेस को, इन कमजोरियों को पूरी तरीके से अपने हक में इस्तेमाल करने के लिए ये नैरेटिव यूक्रेन मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडर्स के थ्रू लड़ सकता है।
और यूरोप जो है वो एक कोलिशन बनाने की कोशिश करेगा, पीस कीपर्स को यूक्रेन में भेजेगा। यूएस ने ऑलरेडी बता दिया है कि वो इस वॉर को एंड करना चाहते हैं, इस वॉर लड़ाई को ज्यादा खींचना नहीं चाहते। और अगर ट्रंप इसमें कीव को सपोर्ट रिड्यूस करेंगे तो यूक्रेन मिलिट्री के पास बहुत सारी चैलेंजेस हैं, लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम है, वेपन्स नहीं है उनके पास, साधन नहीं है, पैसा नहीं है, तो वो रशिया से लड़ेंगे तो लड़ेंगे कैसे? इसका मतलब है कि यूक्रेन का फेट जो है वो अब सील नजर आ रहा है, रशिया का एकाधिकार यूक्रेन पे बनता नजर आ रहा है। मॉस्को बेटर पोजीशन में है और वेस्ट डिसएग्रीमेंट में है। नाटो और अमेरिका आपस में लड़ रहे हैं। जर्मनी कह रहा है कि हम अपने डिफेंस स्पेंडिंग को 6% करेंगे। उधर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कुछ अलग राग अलाप रहे हैं और मैक्रोन जो हैं वो यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के बीच में ब्रिज बनने का काम कर रहे हैं। पर जाहिर तौर पे ऐसा लगता है कि अब ये ब्रिज बनना बहुत देर हो चुकी है। आने वाला समय बहुत क्रिटिकल है, प्रेशर यूक्रेन पे है और पॉसिबिलिटी कीव की एनेक्सेशन की रशिया के ऊपर, रशिया अगर उनको एनेक्स कर लेता है तो अमेरिका उसमें उनको डिफेंस करने की, उनको बचाने की भूमिका में नहीं है। तो ये एक बड़ा ताजा खबर जो मैं आपको बताना चाहता था। उम्मीद करता हूं कि रशिया बेटर सेंस प्रिवेल करेगी। वहां के जो यूक्रेन के स्थानीय लोग हैं, वहां के सिविल लोग हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जो जख्मी हैं, उन लोगों को जान से मारने की आदत नहीं करेगी। 70,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है इस वॉर में, चाहे किसी भी वजह से हुई हो। लड़ाई साधन नहीं है, गांधी की पॉलिसी पे चलना पड़ेगा। शांति दूत बन के किसी न किसी को तो यूक्रेन जाकर इस युद्ध को या रशिया से बात करके इस युद्ध को रुकवाना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप तो इस पोजीशन में नहीं है कि वो पुतिन से कहें कि हथियार डाल दो। यहां तो वो खुद ही पहले हथियार डाल के बैठे हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजिएगा। कल फिर कभी कुछ नई सूचनाओं के साथ, कुछ नई खबर के साथ मैं आपके समक्ष पेश होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।